डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होगी दूर। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने 1042 नवचयनित सहायक आचार्यों का सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है। झारखंड में 30 जून से एसआईआर अभियान की होगी शुरुआत। घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और सत्यापन करेंगे बीएलओ। 29 जुलाई तक चलेगा एसआईआर अभियान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुनी मन की बात। सीएम साय ने कहा, जन भागीदारी जन प्रेरणा का सशक्त माध्यम बना मन की बात। विकसित भारत के संकल्प को मन की बात देती है नई ऊर्जा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित महासहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जिनमें पहले से 5वीं कक्षा के लिए 274 तथा 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल है। तो वहीं राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है। इसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। आपको बता दें कि इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव के साथ साथ विभाग से संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को राजधानी रांची से कुछ ही दूरी पर स्थित मशहूर पर्यटन स्थल जोन्हा फॉल पहुंचकर प्रकृति की सुंदरता का जमकर आनंद लिया। इस दौरान उनकी पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद नजर आई। मौके पर हरी भरी वादियों, घने जंगलों और कल बहती जलधारा को देख खुद मुख्यमंत्री इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। वहीं कुछ समय प्रकृति के बीच बिताने के बाद उन्होंने स्थानीय फलों का स्वाद भी लिया और आसपास के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानने की कोशिश की। इस बीच मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट शेयर कर कहा कि झारखंड की प्राकृतिक संपदा पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र है। जोन्हा फॉल की निर्मल जलधारा, शांत वातावरण और हरियाली यह एहसास कराती है कि झारखंड वास्तव में प्रकृति का अनुपम उपहार है। उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारी साझा धरोहर है, जिसकी रक्षा और संरक्षण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि झारखंड के किसी भी कोने में आप चले जाइए, प्रकृति अपने अलग अलग रंगों में आपका स्वागत करती दिखाई देगी। झारखंड में 30 जून से मतदाता सूची के एसआईआर अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं इस अभियान के तहत राज्य भर में बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ कल से घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। जानकारी के अनुसार ये अभियान आगामी 29 जुलाई 2026 की तारीख तक चलने वाला है। वहीं इस कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र सही ढंग से भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को लौटाना होगा। वहीं सीओ ने भी स्पष्ट किया कि राज्य में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया केवल और केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए ही है। इसी कड़ी में उन्होंने बीते दिन निर्वाचन सदन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने गैर भारतीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग गैर भारतीय नागरिक हैं या भारत की नागरिकता त्याग चुके हैं, वे बिना फॉर्म भरे उसे तुरंत बीएलओ को लौटा दें। सीओ ने यह भी चेतावनी दी कि गलत जानकारी देकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। डीओ के साथ में संदर्भ करना के कमीशन से भी बात हुई। अभी कितना तैयारी किया गया उसके बारे में समीक्षा किया गया। अभी उनका सब्जेक्ट में मतलब ऐसे आदमी कितना अंडरस्टैंडिंग है, उनका कोई डाउट होगा तो उसका भी क्लैरिफाई किया गया। अब ये मीटिंग के बाद मेरे आश्वस्त है तो इन लोगों को बहुत बढ़िया से नियमानुसार अपने काम का पूरा करेंगे।
ताकि एक पात्र भारत नागरिक भी इस सूची से वंचित नहीं रहेंगे। एक पात्र भारतीय नागरिक का आइडेंटिफाई करते हुए उनका सबको सूची में। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार के समय से पहले ही इस्तीफे पर रांची समेत राज्य भर में सियासत गर्मा गई है। दरअसल पिछले दिनों सीआईडी की 2 टीमों द्वारा रिम्स प्रबंधन विभाग में छापेमारी और जांच किए जाने के बाद ही डॉक्टर राजकुमार ने अपना पद त्याग दिया, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान देते हुए संस्थान के अंदर विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीआईडी जांच के आदेश पर तर्क दिया। तो वहीं उन्होंने मेडिकल छात्रों के एडमिशन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर भी उदाहरण देते हुए बड़ा दावा किया। यह है कि प्रत्येक महीना अगर प्रदेश के हमारे पदाधिकारी जाते हैं किसी जिला में और न्यूनतम कम से कम 24 घंटा रहते हैं, यानी एक रात वहां बिताते हैं, तो कई प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नए संगठन में जो पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों से मिलेंगे, पूर्व के भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता रहे, उन लोगों से भी मिलेंगे, बैठक करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से संगठन में एक्टिविटी बढ़ेगी, गतिविधियां बढ़ेगी, तो ये अच्छी प्रयास है। अब बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां किशनगंज पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 किलोग्राम हेरोइन जैसी प्रतिबंधित सामग्री के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 9,950 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को गुप्त एवं तकनीकी सूचना मिली थी कि एक तस्कर गिरोह बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप लेकर किशनगंज पहुंचने वाला है। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक खुसरू सिराज के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में जिला असूचना इकाई, ANTF, किशनगंज थाना पुलिस तथा अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। ANTF के पुलिस पदाधिकारी कर्मी थे और थाना किशनगंज से अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी शामिल थे। ये विशेष टीम को जानकारी मिली थी कि रामपुर चौक पे लोगों ने एक विशेष वाहन जांच रखा। उस वाहन जांच में ही उन लोगों ने एक बस को चिन्हित किया, जिसमें से 2 संदिग्ध व्यक्ति उतरे और ये 2 संदिग्ध व्यक्ति वहाँ बस स्टैंड के पास ही किसी एक तीसरे बंदे से मिलने गए। पुलिस की आवाजाही को देखते हुए ये तीनों भागे, जिसको पुलिस बल द्वारा वहाँ जो उपस्थित थे उनके द्वारा इन तीनों को रोका गया और इनकी जमा तलाशी मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास में प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 135वीं कड़ी जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के साथ सुनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के विचार देशवासियों को प्रेरित करने के साथ साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक कड़ी में देश भर से नवाचार, जन भागीदारी और प्रेरणादायी प्रयासों को सामने लाते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक कार्यों को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि मन की बात के अनेक कड़ियों में छत्तीसगढ़ के नवाचारों और उपलब्धियों का उल्लेख होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को स्कूटी से बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण कर उनकी प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने मंगल में STP सड़क निर्माण कार्य, बिलासपुर कन्वेंशन सेंटर, राम सेतु एवं अशोकनगर में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए। उन्होंने जिन कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने शहीद एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने परिवारों को हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा स्रोत है और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, बच्चों की शिक्षा, सहायता राशि, पुनर्वास और अन्य सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद और नक्सल पीड़ित परिवारों से जुड़े सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण किया जाए। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर अब शांति, विकास और विश्वास के नए दौर की ओर बढ़ चुका है और सरकार हर पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान कई पीड़ित परिवारों ने अपने दर्दनाक अनुभव साझा किए, जिसे सुनकर माहौल भावुक हो गया। इसी अवसर पर नक्सल हिंसा से प्रभावित सोनाए बाई नेताम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हांदावाड़ा में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। दोनों मंत्रियों ने शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार शहीद और नक्सल प्रभावित परिवारों के साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। छत्तीसगढ़ के लोरमी क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री एवं विधायक अरुण साव ने अचान कमार के 60 वनांचल गांव का दौरा कर जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जन चौपाल में अरुण साव ने महिलाओं, किसानों और युवाओं से बातचीत कर क्षेत्र के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से मिले सुझाव पर अमल करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कार्यक्रम में कलेक्टर, डीएफओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का रुख करके। गढ़चिरौली जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। नक्सली द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले और विस्फोटक घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से जंगल में छिपाकर रखा गया हथियार निर्माण से जुड़ा भारी मात्रा में सामान गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा से लगे बालवेड़ा के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा हथियार निर्माण एवं अन्य सामग्री जमीन में दबाकर रखने की गोपनीय सूचना गढ़चिरौली पुलिस को मिली थी। इसके आधार पर 26 जून 2026 को पुलिस अधीक्षक एम रमेश के मार्गदर्शन में विशेष अभियान जल प्राणहिता यूनिट, बीडीटीएस, बम निरोधक एवं निष्क्रियकरण दस्ता तथा सीआरपीएफ के संयुक्त दल को सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। 27 जून 2026 को जंगल में सघन तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जमीन में छिपाकर रखा गया नक्सली सामग्री बरामद की। इसमें लगभग 5 से 6 टन वजनी एक लेथ मशीन, 150 क्लैमोर एवं बीजीएल पाइप, 220 नग 12 बोर पाइप, 20 राइफल, रॉड, मेटल पट्टियां सहित हथियार निर्माण में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री शामिल थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार बरामद सभी नक्सली सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया गया ताकि भविष्य में उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 28 जून को समृद्धि महामार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में चंद्रपुर जिले के एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार की कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों का जांच शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिला के कल्याण में ठाणे पुलिस की अपराध शाखा के अनैतिक मानव तस्करी प्रतिबंध कक्ष ने कल्याण में कथित देह व्यापार के एक मामले का भंडाफोड़ करते हुए कल्याण कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकील मनीषा नामदे को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 2 युवतियों को मुक्त कर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पुलिस के अनुसार 24 जून को गुप्त सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैशाली गोडे के नेतृत्व में टीम ने कल्याण पूर्व के 30 गांव नाका स्थित साई होटल उडुपी पैलेस में छापा मारा। जांच में महिला वकील को हिरासत में लिया गया। पुलिस का आरोप है कि वह 2 युवतियों को एक ग्राहक तक पहुंचाने की तैयारी में थी। मुक्त कराई गई दोनों युवतियों को उल्लासनगर 5 स्थित महिला सुधार गृह शांति सदन भेजा गया। कौलसेवाड़ी पुलिस निरीक्षक प्रशासन
साबाजी नाइक ने बताया कि आरोपी महिला के पिछले कुछ महीनों से इस अवैध गतिविधि में शामिल होने की आशंका है। 27 जून को उसे कल्याण कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज दिया। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जो उड़ती पैलेस होटल है, वहाँ एक महिला जो पेशे से एडवोकेट है, वो 2 पीड़ित महिलाओं को लेके आई थी और वहाँ AHPU हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की थाने की यूनिट है, उन्होंने वहाँ रेड किया था और वो रेड हैंड मिलने 2 महिलाओं के साथ मिल गई थी। तो उसके ऊपर कुलसोड़ी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है और 25 तारीख को उसको कोर्ट में पेश किया था। आज 2 दिन का पीसी मिला था 27 तारीख तक। आज उसका कोर्ट में पेश होने के बाद MCR हुआ। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां कपूरथला के लाहौरी गेट क्षेत्र में रविवार दोपहर बाद एक व्यक्ति की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल कपूरथला पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना की पुष्टि करते हुए DSP सब डिवीजन कपूरथला शीतल सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान जतेंद्र सहगल उर्फ जिंदर निवासी लाहौरी गेट के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर बाद लगभग 4 बजे मोहल्ला लाहौरी गेट में कुछ अज्ञात हमलावरों ने जतेंद्र सहगल को घेर लिया और उस पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल जतेंद्र को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पारिवारिक सदस्यों ने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश के कारण पूर्व कांग्रेस पार्षद ने रंजिश निकाली, साथ में वह अन्य लोगों का भी नाम ले रहे थे। उन्होंने बताया कि 6 बहनों का एक भाई था। DSP शीतल सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का प्रतीत था। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने 3 हमलावरों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वहीं 3 लोगों की पहचान हो गई है, बाकियों की भी पहचान जारी है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।